नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम कर रहे हैं अंग्रेज़ों की भारत विजय पर 10वां और अंतिम व्याख्यान। विद्यार्थियों, भारत विजय से तात्पर्य यह है कि अंग्रेज़, हमने जो अभी तक 9 व्याख्यान किए हैं और 10वां ये कर रहे हैं, इसके माध्यम से उन्होंने बंगाल को जीत लिया था। विगत व्याख्यान में हमने किया था कि इलाहाबाद की संधि में 3 शक्तियाँ थीं जिनको अंग्रेज़ों ने बक्सर के युद्ध में पराजित किया था। अवध का नवाब था और अवध का नवाब शुजाउद्दौला के अलावा मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय, और तीसरी शक्ति जिसको पराजित किया बंगाल का नवाब मीर कासिम। इन 3 शक्तियों को पराजित किया था। अब इनके साथ में संधि होनी थी। उस संधि के माध्यम से अंग्रेज़ों ने अवध को एक बफर स्टेट के रूप में स्थापित कर दिया, अपना मित्र बना लिया। मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय, हिंदुस्तान का मुग़ल सम्राट, उनका पेंशनर हो गया। जब हिंदुस्तान का मुग़ल सम्राट उनके संरक्षण में है तो यानी कि अंग्रेज सैद्धांतिक रूप से भारत के स्वामी हो जाते हैं। तो ये हमने विगत व्याख्यान में कुछ चर्चा की थी, इलाहाबाद की संधि पर थी। इलाहाबाद की संधि की समीक्षा की कि भाई ये अंग्रेज़ों के लिए बहुत ही अच्छी थी, और क्लाइव का जो दूसरा कार्यकाल था उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। और हमने चर्चा छोड़ी थी क्लाइव के दोहरे शासन प्रबंध के बारे में। क्लाइव ने जो यहाँ पर सुधार किए और उन सुधारों में क्लाइव का दोहरा शासन प्रबंध यहाँ पे जो लागू हुआ। देखिए, इलाहाबाद की संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी मिल गई थी। दीवानी से अभिप्राय है विद्यार्थियों कि वहाँ का जो टैक्स कलेक्शन का जो अधिकार है, किसी भी सरकार की जो आय होती है वो टैक्स के द्वारा होती है, और वो टैक्स कलेक्शन बंगाल का मतलब है इसमें बिहार भी है, इसमें उड़ीसा भी है, वो अंग्रेज़ों को मिल गया। फरवरी 1765 में बंगाल के नवाब ने निजामत के कार्य कंपनी को पहले से ही सौंप दिए थे, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर। निजामत के क्षेत्र में दीवानी भी आती थी और फौजदारी, रेवेन्यू कलेक्शन और लॉ एंड ऑर्डर, दोनों जो निजामत का उन्होंने संधि किया, उस निजामत में लॉ एंड ऑर्डर और रेवेन्यू कलेक्शन, कानून व्यवस्था और कर वसूली, ये दोनों इन्होंने बंगाल में वहाँ अंग्रेज़ों ने प्राप्त कर रखे थे बंगाल के नवाब से। परंतु क्लाइव दीवानी और फौजदारी, यानी कि रेवेन्यू कलेक्शन और लॉ एंड ऑर्डर, दोनों प्रकार के कार्यों को संभालने के लिए तैयार नहीं था। वह केवल राजकोष पर कंपनी का नियंत्रण देखना चाहता था और सेना की कमांड चाहता था। इसके अलावा राजस्व वसूली के अलावा, सेना की कमांड के अलावा, वो न्याय करने का कार्य, लॉ एंड ऑर्डर, जो इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर है, वो नवाब को उसने वो कुछ भी नवाब कर लेवे इसको। इन कार्यों को संपन्न करने के बदले उसने कंपनी ने नवाब से कहा, यानी कि क्लाइव ने, कि भी हम आपको 53 लाख रुपया वार्षिक देंगे और ये जो कार्य है आप करें। शाह आलम के फरमान से बिहार उड़ीसा की दीवानी भी कंपनी को प्राप्त हो गई थी। इलाहाबाद की संधि में विद्यार्थियों हमने पढ़ा था। इस कारण क्लाइव ने बिहार के लिए सिताब राय को नायब नाजिम बना दिया, यानी कि उपनायब बना दिया, और रज़ा खां को बंगाल का बना दिया। उड़ीसा के नायब नाजिम पद पर दुर्लभ राय को अपॉइंट कर दिया। इनकी नियुक्ति तथा इनकी जो पद मुक्ति है वो सरकार ने अपने अधिकार में रखा। उनका कार्य था लगान वसूल करना।
भाई अब विद्यार्थियों समझिए आप, लगान मिलेगा अंग्रेज़ों को, लेकिन लगान वसूली के लिए इन्होंने इंडियंस को ऑथराइज्ड कर दिया। यानी कि जो अधिकारी है वो इन्होंने अंग्रेज़ नहीं लगाए, वो इन्होंने हिंदुस्तानी लगाए हैं। किस किस को लगाया? बिहार में सिताब राय, उड़ीसा में रज़ा खां, माफ़ करना, वो रज़ा खां बंगाल में, और उड़ीसा में दुर्लभ राय। मैं रिपीट कर रहा हूँ, बिहार के लिए सिताब राय, बंगाल के लिए रज़ा खां और उड़ीसा के लिए दुर्लभ राय। ये लगान वसूली से जो आय होती उससे कंपनी क्या करती थी कि शाह आलम को, एक तो जो मुग़ल सम्राट शाह आलम था उसकी पेंशन देनी होती थी एनुअल, और निजामत का जो खर्च 53 लाख रुपया वो इसमें से दे देते थे, और बाकी जो रकम बचती थी वो कंपनी के ख़जाने में जमा हो जाती थी। इस प्रकार बंगाल का प्रशासन दो शक्तियों में विभक्त हो गया। क्लाइव की इस प्रकार की जो शासन व्यवस्था है बंगाल में ड्वेल गवर्नमेंट यानी कि दोहरी शासन व्यवस्था कहलाई, जो कि 1767 से 1772 तक कार्य करती रही। ये तो रहा दोहरी शासन व्यवस्था का कॉन्सेप्ट, यानी कि दीवानी और फौजदारी दोनों को अलग अलग लोग डील करेंगे। फौजदारी इन्होंने छोड़ दी बंगाल के नवाब के पास में, और दीवानी यानी कि रेवेन्यू कलेक्शन के लिए इन्होंने उप नवाब अपॉइंट कर दिए बंगाल में, बिहार में और उड़ीसा में। अब विद्यार्थियों हम बात करते हैं इस दोहरी शासन व्यवस्था से क्या लाभ रहा। रॉबर्ट क्लाइव द्वारा प्रतिपादित दोहरी शासन व्यवस्था भी डिबेट का विषय रही। तत्कालीन कई इतिहासकारों ने इसकी कटु आलोचना की, और आज भी वर्तमान इतिहासकार इसकी आलोचना करते हैं। परंतु तत्कालीन विद्वान डॉडवेल ने इसकी समालोचना करते हुए कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया का जो 5वां जो उसका वॉल्यूम है उसमें लिखा है कि यह व्यवस्था 1765 में लागू की गई थी। यह उस समय के अनुकूल थी और कंपनी के लिए लाभप्रद सिद्ध हुई, ये डॉडवेल कहता है। और क्या क्या लाभ रहे कंपनी को? पहला बताता है कि बिना उत्तरदायित्व लिए कंपनी का संप्रभु होना, यानी कि संप्रभुता, समस्त अधिकार कंपनी को प्राप्त हो जाते हैं। और वो जो बंगाल की प्रभुता कंपनी ने यानी कि क्लाइव ने इसके माध्यम से कंपनी के हाथों में केंद्रीभूत कर दी, सेंट्रलाइज्ड कर दी, और बंगाल का प्रशासन का उत्तरदायित्व नवाब पर डाल दिया। जिसमें नवाब पर डाल तो दिया, लेकिन जिसमें देखने की बात यह है कि नवाब के हाथ में कोई सत्ता नहीं है, नाम मात्र का है। नवाब कंपनी का केवल पेंशनर हम कह सकते हैं, क्योंकि उसके पास में अपना कोई राजकोष नहीं है। धन के अभाव में वह बंगाल का जो एक कहें हम वेलफेयर, पब्लिक वेलफेयर, वो नहीं कर सकता था। उधर बंगाल, बिहार, उड़ीसा का जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो कंपनी के राजकोष में जमा होता रहा। कंपनी ने नवाब को लॉ एंड ऑर्डर के लिए जो है किराया दे दिया 53 लाख रुपए वार्षिक, और नवाब को खुद को कह दिया कि ये तुम सैलरी लो, पेंशन लो, और बस तुम अपना एक पद तुम्हारे पास में है। तो लगान वसूली का उत्तरदायित्व जो नायब नाजिम है वो भी हिंदुस्तानी है, अंग्रेज़ कहीं बीच में सीन में नहीं है। तो इस प्रकार से सूबों की आर्थिक व्यवस्था पर और यूँ कहीं प्रशासनिक व्यवस्था पर भी अंग्रेज़ों का नियंत्रण था। कंपनी की अब इससे जो नई स्थिति हुई, इससे कंपनी की आर्थिक स्थिति बहुत बढ़िया हो गई। क्लाइव में उस समय तक साम्राज्य विस्तार की अभिलाषा अधिक नहीं थी जितनी कि व्यापारिक और आर्थिक उन्नति करने की थी। लगान वसूली के लिए उसने अपने कर्मचारी भी नहीं रखे,
अतः कंपनी द्वैत शासन व्यवस्था के अंतर्गत बिना उत्तरदायित्व का बाहर वहन किए ही अपनी आर्थिक स्थिति में आशातीत सुधार करती रही। शासन के उत्तरदायित्व से मुक्त होने के कारण सामान्य प्रशासन भी उसे कुछ खर्च नहीं करना पड़ता था। नवाब को उन्होंने 53 लाख रुपए दे दिए, अब वो 53 लाख रुपए में सब काम करता था। तो इससे कंपनी के पास में बहुत धन आ गया तो कंपनी ने अपनी सैनिक शक्ति है उसको भी मजबूत किया। और यहाँ पर एक काम और करता है क्लाइव की जो सूझबूझ देखिए, बंगाल की समस्त जो प्रभुत्व शक्ति को अपने हाथ में यदि ले लेता क्लाइव डायरेक्टली, अब इनडायरेक्टली है, यदि डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से ले लेता तो यूरोपीय देशों की अन्य शक्तियों को ब्रिटिश कंपनी से ईर्ष्या होती। फ्रांस है, फ्रांसीस, डच है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी से वैसे आतंकित समझते थे। तो क्लाइव की शासन व्यवस्था के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी की प्रभुत्व स्थापित थी, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से नवाब की थी। यदि देखा जाए तो नवाब की थी, और जो उप गवर्नर हैं वो भी हिंदुस्तानी है, उनकी थी। लेकिन इस आप जानते हैं इनका रिमोट अंग्रेज़ों के पास में था। तो दुनिया को दिखाने के लिए नवाब हैं और उपनवाब हैं और राजकोष कंपनी का भरा जा रहा है। और मज़े की बात देखिए भाई, यदि कंपनी यहाँ पर दीवानी के अधिकार भी ले लेती है, फौजदारी के भी ले लेती है, तो कंपनी को बहुत कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ती है, और उसके पास में अनुभवी अंग्रेज़ कर्मचारियों की संख्या बहुत कम थी। यदि नए अंग्रेज़ इंग्लैंड से बुलाए जाते तो उनका सैलरी बहुत अधिक देना पड़ता, और वो भारतीय वातावरण से परिचित भी नहीं थे, प्रॉब्लम आ सकती थी। तो उसने अब क्या है कि अब उसको कर्मचारियों की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि चाहे सिताब राय हो, रजा खां हो, दुर्लभ राय हो, वो अब वहाँ कर्मचारियों की व्यवस्था खुद देखेगा, और नवाब जो है वो लॉ एंड ऑर्डर के लिए खुद देखेगा। इसके अलावा क्लाइव बड़ा ही, यदि हम देखें क्लाइव का चरित्र धूर्त और कूटनीतिज्ञ और दूरदर्शी था। वह इस दोहरी व्यवस्था से बंगाल के नवाब और जो उसके नायब बनाए और जो दूसरे उच्च अधिकारी है वो मतलब जो भी बंगाल की जो मशीनरी है, सरकारी मशीनरी, उनको अपने हायर अथॉरिटीज़ के सामने, दुनिया के सामने असफल शासक सिद्ध करके उन्हें जनता में बदनाम करना चाहता था, और हिंदुस्तान के बाहर की जो दुनिया है उनको भी बताना चाहता था कि ये लोग जो है अच्छे प्रशासन चलाने वाले लोग नहीं हैं। तो इसके उपरांत अब ऐसा करके और उसने सारी चीज़ें जो है भारतवासियों को ऐसे देखने में सौंप दी, और भविष्य, और जब वो लोग असफल रहेंगे, जब नवाब बंगाल का असफल रहेगा, उसके उपनवाब असफल रहेंगे, तो भारतवासी उनका विरोध करेंगे और उनका आदर नहीं करेंगे, तो आपस में लड़ेंगे। तो क्लाइव ने बड़ा डिप्लोमेटिकली उससे काम किया, मराठों के प्रकोप से बचा लिया, क्योंकि भाई शाह आलम तो उनकी उसको कठपुतली हो ही गया था, और वो उसको कठपुतली बना के रखना चाहते थे। रघुजी भोसले ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर चौथ वसूली का अधिकार प्राप्त कर लिया था एक समय में। अतः यदि बंगाल का प्रशासन पूर्ण रूप से कंपनी के प्रभुत्व में क्लाइव लेता है तो मराठे इसे सहन नहीं करते और उससे वो युद्ध के अवसर ढूंढते। क्लाइव ऐसा नहीं चाहता था। क्लाइव कंपनी को एक व्यापारिक कंपनी की तरह रखना चाहता था, और वह यह नहीं बताना चाहता था कि कंपनी व्यापार के क्षेत्र को छोड़कर एक राजनीतिक संस्था के रूप में जो है वो काम कर रही है। इसलिए क्लाइव ने बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था यहाँ पर कायम की, और ऐसा करके वो ब्रिटिश संसद को भी ये लग रहा था कि भाई वहाँ क्लाइव ठीक कार्य कर रहा है, और वो इसके काम में कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहे थे, कंपनी को उन्होंने डिस्टर्ब नहीं किया। अब यदि हम विद्यार्थियों लाभ के अलावा हानियों की बात करें तो देखिए, हानियाँ, बंगाल का प्रशासन स्थिर हो गया,
क्योंकि आप समझ सकते हैं कि बंगाल का नवाब को केवल 53 लाख रुपया दे करके उसको सारी व्यवस्थाएं करनी है। तो और उसके पास में कोई ताकत भी नहीं है, वो अपने निर्णय भी नहीं ले सकता है, वो अपॉइंटमेंट्स भी नहीं कर सकता है, वो डिसमिस भी नहीं कर सकता है, वो फॉरेन पॉलिसी भी डिसाइड नहीं कर सकता है, इंटरनल पॉलिसी में उसका कुछ नहीं है, प्रजा के हित के बारे में वो बात नहीं कर सकता, कोई एक्शन नहीं ले सकता है। तो बंगाल में जो प्रशासन है, चारों तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला, प्रशासनिक उदासीनता, एक डिप्रेशन बंगाल के अंदर कायम हो गया। न्याय व्यवस्था नष्ट हो गई। न्याय व्यवस्था नवाब के ही जुरिडिक्शन में थी, न्यायाधीशों को वेतन भी वही देता था, लेकिन उसके पास में धन का अभाव था, समुचित वेतन दे नहीं सकता था और फिर न्याय के कार्य में विलंब होता था, भ्रष्टाचार थी, रिश्वत थी। तो न्याय व्यवस्था जो है वो चौपट हो गई थी। इसके अलावा क्योंकि रेवेन्यू कलेक्शन तो लगातार है, लेकिन किसानों की प्रॉब्लम सुनने वाला कोई नहीं है। सूखा है, बाढ़ है, किसान का बैल मर गया, किसान किसी कारण से कोई फसल को नुकसान हो गया, जैसे 1770 में अकाल पड़ा, 1/3 बंगाल की जनता मौत के मुंह मतलब उसको मृत्यु को प्राप्त हो गई। और उसके बावजूद भी अंग्रेज़ों के जो लोग थे, अंग्रेज़ों के लोग ही कहा जाएगा, सिताब राय हो, चाहे रज़ा खां हो, चाहे दुर्लभ राय हो, वो रेवेन्यू कलेक्शन लगातार कर रहे थे। तो इससे किसान भूखे मरने लगे, किसान खेती छोड़ने लगे, भूमि जो है उसकी उर्वरता भी जो निरंतर कम होती गई। तो बंगाल का किसान, बंगाल का मज़दूर, बंगाल का आम आदमी इस व्यवस्था से बहुत परेशान हो गया। और वहाँ के कुटीर उद्योग धंधे जो थे वो भी नष्ट हो गए, क्योंकि कंपनी के कर्मचारी लूट खसोट कहीं ज़्यादा बढ़िया है, वो उन्होंने करना शुरू कर दिया। जुलाहों दस्तकारों के साथ कंपनी के कर्मचारी बड़ा घृणित व्यवहार करते थे, उनसे अपनी इच्छा के अनुसार माल तैयार करवाते थे, पेमेंट उनको देते नहीं थे, देते थे तो बहुत कम देते थे। तो कुटीर उद्योग भी जो है बंगाल का वो नष्ट हो गया। इसके अलावा कंपनी तथा नवाब की जो मशीनरी थी, यानी कि जो अधिकारी कर्मचारी, उनमें एक दूसरे के प्रति असहयोग की भावना थी, क्योंकि समझ सकते हैं कि जिस प्रकार का वातावरण उस समय बंगाल में चल रहा था। तो विद्यार्थियों, कहा जा सकता है कि द्वैत शासन के कारण बंगाल जैसा धनी प्रदेश एक कंगाल प्रदेश बन गया। कृषि नष्ट हो गई, कुटीर उद्योग नष्ट हो गए, बंगाल के अधिकांश लोग बेरोजगार हो गए। आम जनता कंपनी व नवाब के कर्मचारियों की लूट से दरिद्र बन गई। स्वयं क्लाइव ने स्वीकार किया कि कर्मचारियों की लूट से बंगाल कंगाल होता जा रहा है। हाउस ऑफ कॉमन्स में सर जॉर्ज कॉर्नवेल ने कहा था, 1858 की बात है विद्यार्थियों, उसने कहा था कि मैं निश्चयपूर्वक कह सकता हूँ कि 1765 से 1784 तक ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार से अधिक भ्रष्ट, झूठी और बुरी सरकार दुनिया के किसी भी सभ्य देश में नहीं थी। ये स्वयं अंग्रेज़ों की स्टेटमेंट है। ऐसी स्थिति में 1770 का बंगाल का अकाल त्राही त्राही मच गई और उसमें भी लगान वसूली लगातार जारी रही। उसका जो दुर्दशा थी बंगाल की, उस पे एक इतिहासकार जो हैं हमारे कुलकर्णी, वो लिखते हैं कि श्वेत वर्ण का मनुष्य अत्याचार व आतंक का प्रतीक बन गया, यानी कि अंग्रेज, वाइट मैन। उसको देखते ही लोग पहाड़ियों व निर्जन स्थानों में सुरक्षा के लिए पलायन कर जाते थे। बंगाल के निवासियों की पीड़ा का प्याला लबालब भर गया था। इस प्रकार की बात एक इतिहासकार ने लिखी है। और इन परिस्थितियों में वॉरेन हेस्टिंग्स आता है और वॉरेन हेस्टिंग्स ने इस दूषित प्रथा को
1772 में समाप्त कर दिया। अब विद्यार्थियों, हम क्लाइव के अन्य सुधारों की यदि हम बात करें द्वैध शासन के अलावा, तो क्लाइव ने कंपनी के कर्मचारियों में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करने की नीयत से उन्हें उपहार लेने से रोक दिया कि भाई आप उपहार गिफ्ट नहीं लेंगे। उसने कर्मचारियों को निजी व्यापार करने से रोका। उसने उच्च अधिकारियों की नुकसान की पूर्ति के लिए सोसाइटी ऑफ ट्रेडर्स की स्थापना की। क्लाइव ने सेना का पुनर्गठन किया। 3 ब्रिगेडियर्स के नेतृत्व में मुंगेर, बांकीपुर और पटना में सैनिक दस्ते उसने रखे। उसने सैनिकों में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए उनका जो डबल भत्ता जो था वो उसने नीयत से उनका डबल भत्ता बंद कर दिया, और जिन्होंने विरोध किया सैनिकों ने, उनको सख्त से उसने दबा दिया। डॉक्टर नंदलाल चटर्जी लिखते हैं कि क्लाइव ने भारत में नियमित डाक व्यवस्था को जन्म दिया, पोस्टल सिस्टम को। ये विद्यार्थियों एक बहुत बड़ी रिमार्केबल एक उपलब्धि है क्लाइव की। 1766 में उसने पूरा एक कार्यालय ही अलग से डाक व्यवस्था के लिए स्थापित कर दिया, और बंगाल में ही नहीं बल्कि बाहर की प्रेसिडेंसीज में भी डाक भेजने की व्यवस्था की गई। तो ये क्लाइव के कुछ अन्य सुधार थे। यदि विद्यार्थियों हम क्लाइव का मूल्यांकन करें तो क्लाइव ने अपनी सैनिक व प्रशासनिक सेवाओं से सिद्ध कर दिया कि वह एक उच्च कोटि का देशभक्त था। अर्काट के घेरे में उसे आशातीत सफलता मिलने के बाद उसका वो जीवन का टर्निंग पॉइंट था, और वो एक क्लर्क से कैप्टन बनता है, कैप्टन से फिर सेनापति बनता है और गवर्नर बनता है। और क्लाइव जो है उसने बंगाल को बहुत अच्छे से डील किया यदि अंग्रेज़ों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो। और अपने दूसरे काल में उसने पहले काल की तरह, पहले काल में उसने जब बंगाल में वो था तो उसका यहाँ पे वो जो 53 दिवसीय अर्काट का घेरा, और वो उसके बाद में फिर मीर जाफर के साथ षड्यंत्र कर प्लासी के युद्ध में उसको पराजित करना, ये जो कार्य थे ये उसके पहले कार्यकाल के थे। फिर जब दूसरे में आता है तो फिर वो यहाँ पर दोहरी शासन व्यवस्था और अन्य सुधार करता है, और फिर इंडियन पोस्टल सिस्टम जो है वो लेके आता है। तो बर्क महोदय लिखते हैं क्लाइव की इन चीज़ों के आधार पर कि क्लाइव ने एक महान नींव का निर्माण किया। उसने ऐसे पानी को पार किया जिसके तल का पता नहीं था। वह अपने अधिकारियों के लिए एक ऐसा पुल छोड़ गया जिस पर लंगड़े और अंधे भी चल सकते थे। लॉर्ड मैकाले ने भी क्लाइव के बारे में लिखा है। उसकी भूलों को स्वीकार करते हुए वो लिखता है मैकाले कि उन मनुष्यों की भांति जो जन्मजात तीव्र उत्तेजना और प्रलोभनों से प्रेरित होते हैं, क्लाइव ने बहुत सी भूलें की, परंतु प्रत्येक व्यक्ति जो उसके समस्त जीवन पर न्याय संगत तथा पक्षपात रहित दृष्टि डालेगा तो उसे स्वीकार करना होगा कि हमारे द्वीप, जिसने बहुत से वीरों को जन्म दिया है, ने विरले ही इतने महान व्यक्ति को जो शस्त्रों तथा सूझबूझ से अलंकृत हो जन्म दिया हो। तो मैकाले भी उसकी भूलों को माफ़ करते हुए तारीफ करते हैं। 1767 में क्लाइव वापस इंग्लैंड लौट जाता है, और उस समय वह इंग्लैंड का एक धनी पुरुष बन चुका था। वहाँ उसने संसद के लिए चुनाव लड़ा, हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य रहा। सदन में रहते हुए उसे अपनी प्रशंसा भी सुननी पड़ी तो कटु आलोचना भी उसको सुननी पड़ी, और उस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। उसने स्वीकार भी किया, परंतु अपने अभियोगों को स्वीकार करते हुए उसने यह अवश्य स्पष्ट कर दिया था कि उसने सब कुछ अपने देश हित में किया था। हालांकि
ब्रिटिश संसद में उसकी आलोचना हुई, उसको आरोपों से मुक्त नहीं किया। उसके बावजूद भी विद्यार्थियों, ब्रिटिश संसद ने क्लाइव को लॉर्ड की उपाधि से अलंकृत किया, सुशोभित किया। क्लाइव के आगे लॉर्ड लग गया, लॉर्ड क्लाइव। परंतु ये सम्मान भी क्लाइव के अंदर जो एक उथल पुथल उसके मस्तिष्क में चल रही थी, वो उसको शांत नहीं कर सका। क्लाइव अपनी आलोचनाओं से बहुत विक्षुब्ध हो गया। वो समझ रहा था कि उसने अपने देश के लिए इतना किया है, उसके देशवासी, उसकी संसद उसको इन बातों के लिए इसकी आलोचना नहीं करेंगे, क्योंकि राष्ट्रहित सबसे बड़ा हित होता है। और वहाँ संसद में और इंग्लैंड में जो उसकी आलोचनाएं हुई, तीव्र आलोचनाएं, उसने विद्यार्थियों 1774 में अपना गला काट कर आत्महत्या कर ली और वह इस दुनिया से सदा के लिए विदा हो गया। इस प्रकार विद्यार्थियों, हमारा ये जो 10 व्याख्यान हुए अंग्रेज़ों की भारत पर विजय। हालांकि अभी भारत पर विजय प्राप्त करने के लिए अंग्रेज़ों को बहुत कुछ करना था, लेकिन भारत शब्द इसलिए इस्तेमाल हुआ है क्योंकि उस समय जो भारत का मुग़ल सम्राट था वह अंग्रेज़ों के संरक्षण में आ चुका था, उनका पेंशनर बन चुका था। तो मुग़ल सम्राट, बंगाल का नवाब, अवध का नवाब, 3 शक्तियों को उन्होंने एक साथ बक्सर में पराजित किया था। क्लाइव चाहता तो वो दिल्ली तक जा सकता था, दिल्ली की राजधानी में, वहाँ उस तख्त पे अंग्रेज़ बैठ सकते थे, उसने चाहा नहीं। लेकिन चूँकि भारत का सम्राट अब उनके पास में था, तो सैद्धांतिक रूप से वो अब भारत के शासक कहे जा सकते थे। इसी के साथ विद्यार्थियों, यह अध्याय समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।